जब पति का शक अदालत बन जाए और पत्नी बिना अपराध के दोषी ठहरा दी जाए, तब जन्म लेती है निर्मला। बुक बातें में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो दिल पर एक भारीपन छोड़ जाती है। ये कहानी है निर्मला की। हमारे पास जो अंश है वो हमें उसके सफर पर ले जाते हैं, एक सपनों से भरी लड़की से लेकर एक ऐसी औरत तक जिसे समाज की कठोर सच्चाइयों ने, कह सकते हैं, खामोशी से खत्म कर दिया। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि उसके उन पहलुओं को कुरेदना है जो अक्सर सतह पर नहीं दिखते। सही बात है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दहेज, उम्र का एक बड़ा फासला और सबसे बढ़कर शक का एक छोटा सा बीज कैसे मिलकर एक पूरी जिंदगी को तबाह करने की ताकत रखते हैं। ये निर्मला की निजी कहानी तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये उस सामाजिक तंत्र का एक एक्सरे है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी लड़की से, निर्मला, जिसके बारे में कहा गया है कि उसकी आंखों में डर से ज्यादा भरोसा था। और शायद यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कहानी के पहले हिस्से में निर्मला की दुनिया मतलब हिल जाती है। वो एक आम लड़की है जिसके अपने सपने हैं, अपनी उम्मीदें हैं। उसके माँ बाप ने एक अच्छा रिश्ता भी तय किया है, सब कुछ सही लग रहा होता है। और फिर अचानक दहेज। हाँ, दहेज की मांग पूरी न होने पर वो रिश्ता टूट जाता है। ये सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं था, ये उसके सपनों का टूटना था। आपने बहुत सही बात कही। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक तरह का ट्रिगर था जिसने निर्मला की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दौर के समाज में एक लड़की का रिश्ता टूटना, खासकर दहेज की वजह से, एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था। बिल्कुल। परिवार पर भारी दबाव आ जाता था कि लड़की की शादी जल्द से जल्द, मतलब कहीं भी कर दी जाए। और इसी जल्दबाजी और दबाव का नतीजा था निर्मला की शादी। हाँ, और शादी भी किससे? तोताराम से, एक ऐसा व्यक्ति जो उम्र में उससे लगभग दुगना बड़ा था। एक विधुर जिसके पहले से ही 3 बेटे थे। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि एक लड़की के जीवन का इतना बड़ा फैसला इतनी बेबसी में कैसे ले लिया गया। एक तरफ एक 15-16 साल की लड़की और दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र का आदमी। इस रिश्ते की बुनियाद ही मतलब कितनी खोखली और असमान थी। हाँ, ये असमानता ही इस कहानी की जड़ है। सोचिए, तोताराम को एक पत्नी नहीं, बल्कि अपने बेटों के लिए एक माँ और घर के लिए एक व्यवस्थापक चाहिए थी। सही। और निर्मला को एक पति नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत थी, जो उसके परिवार ने उसके लिए चुनी। दोनों की जरूरतें और उम्मीदें बिल्कुल अलग थीं। प्रेम या आपसी समझ तो कहीं थी ही नहीं। कहानी में एक जगह लिखा है, जल्दबाजी में निर्मला का विवाह उससे कहीं बड़े उम्र के व्यक्ति तोताराम से कर दिया गया। ये जल्दबाजी शब्द अपने आप में उस पूरी सामाजिक मजबूरी को समेटे हुए है। और इसी असमान बुनियाद पर जब वो अपने ससुराल पहुंचती है, तो उसे वो दर्जा कभी नहीं मिलता जिसकी वो हकदार थी। उससे उम्मीद की जाती है कि वो एक झटके में मां बन जाए, पर उसे घर में एक अजनबी की तरह देखा जाता है। कहानी की एक पंक्ति मुझे हमेशा कचोटती है। उसे मां से ज्यादा एक अजनबी बना दिया गया। हाँ, कितना विरोधाभास है इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहीं से शक के बीज पड़ने शुरू होते हैं। घर का माहौल पहले से ही अजीब है। बिल्कुल। तोताराम के बच्चे उसे अपनी मां की जगह पर देख रहे हैं, जो उनके लिए आसान नहीं है। और फिर कहानी में एंट्री होती है तोताराम के सबसे बड़े बेटे मनसाराम की। मनसाराम की उम्र निर्मला से बहुत ज्यादा कम नहीं थी, और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, मनसाराम की आंखों में निर्मला के लिए इज्जत से ज्यादा सवाल थे। यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक पति जो इतना अनुभवी और उम्र में बड़ा है, वो अपनी पत्नी के चरित्र का अंदाजा किसी और की आंखों से लगा रहा है। हाँ, तोताराम का शक यहीं से शुरू होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ मनसाराम की आंखों के सवाल थे, या तोताराम के मन में पहले से ही कोई असुरक्षा थी जो बस एक बहाना ढूंढ रही थी? मेरे ख्याल से ये दूसरा वाला मामला है। तोताराम की असुरक्षा की कई परतें थीं। अच्छा। पहली, उम्र का फासला। वो जानता था कि वो निर्मला के लिए एक बेमेल जीवन साथी है। उसे अंदर ही अंदर ये डर था कि निर्मला जैसी युवा लड़की उससे कभी खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी असुरक्षा थी एक विधुर होने की। शायद उसे लगता था कि वो अपनी पहली पत्नी की जगह किसी को नहीं दे सकता और ना ही कोई और ले सकता है। तो मनसाराम की निगाहों ने बस उस आग को हवा दे दी। बिल्कुल। मनसाराम की सवालिया निगाहों ने तो बस उसके इन दबे हुए डरों को हवा दे दी।
उसके लिए ये मानना आसान हो गया कि उसकी युवा पत्नी और उसके जवान बेटे के बीच कुछ गलत है, बजाय ये मानने कि वो खुद एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा है। मतलब अपने मन के डर को, अपनी कमी को छिपाने के लिए उसने सारा दोष निर्मला पे डालना शुरू कर दिया। हाँ। और ये शक धीरे धीरे पूरे घर में जहर की तरह फैल जाता है। कहानी बताती है कि घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। निर्मला बाहर से मुस्कुराती थी, पर अंदर से हर पल टूट रही थी। उसका हर शब्द, हर नजर शक की कसौटी पे तौला जाने लगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस मानसिक प्रताड़ना का सार है जिससे वो गुजर रही थी। और ये मानसिक प्रताड़ना शारीरिक हिंसा से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। बिल्कुल, क्योंकि इसके कोई निशान नहीं होते, कोई गवाह नहीं होता। तो सही। तोताराम ने कभी निर्मला पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अपने शक और खामोशी से उसे हर रोज तिल तिल कर मारा। दोनों के बीच संवाद पूरी तरह खत्म हो गया। और जब बात ही बंद हो जाए तब सिर्फ गलतफहमियों और शक के लिए जगह बचती है। तोताराम अगर एक बार भी हिम्मत करके निर्मला से सीधे बात कर लेता तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और इस खामोशी और शक का जो अंजाम हुआ वो दिल दहला देने वाला है। बिल्कुल। कहानी का सबसे दुखद मोड़ तब आता है जब मनसाराम बीमार पड़ता है। एक पिता होने के नाते तोताराम का फर्ज था अपने बेटे की देखभाल करना, लेकिन उसका शक उसके बाप होने पर हावी हो गया। हाँ। ये उस शक की पराकाष्ठा थी। तोताराम को अपने बीमार बेटे में भी एक साजिश नजर आ रही थी। उसे लगा कि मनसाराम की बीमारी निर्मला के करीब आने का एक बहाना है। ये तो सोचिए, एक पिता का मन कितना कलुषित हो चुका था कि वो अपने बेटे की तकलीफ को भी शक की निगाह से देख रहा था। उसने इलाज में लापरवाही की, जानबूझकर लापरवाही की, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। वो शायद मन ही मन चाहता था कि मनसाराम और निर्मला के बीच ये नजदीकी खत्म हो जाए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक बाप की नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही बेटे की जान दांव पर लगा दी। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सही इलाज न मिलने की वजह से मनसाराम की मौत हो गई। एक पिता का अंधा शक उसके अपने ही बेटे का कातिल बन गया। और मनसाराम की मौत के साथ ही निर्मला को बिना किसी सुनवाई के अपराधी घोषित कर दिया गया। हाँ। जो शक अब तक घर की चार दीवारी में था, अब वो एक मूक आरोप बन गया था। घर का हर सदस्य और शायद खुद तोताराम भी मनसाराम की मौत के लिए निर्मला को ही जिम्मेदार मानता था, भले ही कोई मुंह से कुछ न कहता हो। हाँ बिल्कुल। यहीं से निर्मला का पतन असल में शुरू होता है। बिल्कुल। मनसाराम की मौत के बाद उसे उस गुनाह की सजा दी जाने लगी जो उसने कभी किया ही नहीं था। समाज ने, परिवार ने और शायद पति ने भी उसे गुनहगार मान लिया। मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि धीरे धीरे निर्मला खुद भी ये मानने लगती है कि शायद उसी की वजह से ये सब हुआ। हाँ। ये एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे विक्टिम ब्लेमिंग का आंतरिक रूप कह सकते हैं। अच्छा। जब किसी निर्दोष इंसान पर लगातार हर तरफ से आरोप लगाए जाते हैं तो एक वक्त के बाद उसका आत्मविश्वास इतना टूट जाता है कि वो खुद अपनी बेगुनाही पर शक करने लगता है। निर्मला के साथ भी यही हुआ। वो अकेली थी। बिल्कुल अकेली थी। उसके पास कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता, जो उसे यकीन दिलाता कि वो बेकसूर है। चारों तरफ से मिल रहे तानों और आरोपों ने उसे अंदर से इतना खोखला कर दिया कि उसने खुद को ही दोषी मान लिया। कहानी में एक जगह बहुत ही दमदार शब्दों में कहा गया है, उसकी जिंदगी दहेज और पुरुष अहंकार की बलि बन गई। हाँ, और यहाँ पुरुष अहंकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तोताराम के शक की कहानी नहीं थी, ये उसके उस अहंकार की भी कहानी थी जो अपनी युवा पत्नी पर मालिकाना हक तो चाहता था पर उसे बराबरी का दर्जा या विश्वास नहीं दे सका। सही बात है। तोताराम का अहंकार बहुत नाजुक था। वो अपनी मर्दानगी को इस बात से तौलता था कि उसका घर और उसकी पत्नी उसके नियंत्रण में है। जैसे ही उसे लगा कि निर्मला और मनसाराम के बीच एक रिश्ता पनप रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। हाँ, तो उसका अहंकार आहत हो गया। उसे अपनी सत्ता पर खतरा महसूस हुआ और उस काल्पनिक खतरे से निपटने के लिए उसने अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों की जिंदगी को तबाह कर दिया। और ये अहंकार ज्ञान से नहीं आता, ये असुरक्षा से पैदा होता है। और इस पूरी त्रासदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दहेज से। बिल्कुल। अगर पहला रिश्ता ना टूटा होता तो निर्मला की जिंदगी शायद बिल्कुल अलग होती। वो उस घर में एक मजबूरी के तहत आई थी और उस मजबूरी ने उसे कभी वो सम्मान और अधिकार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। और फिर धीरे धीरे अकेलापन, दुख और बीमारियों से घेर लेती है और अंत में उसकी भी मौत हो जाती है। निर्मला की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, ये उस पूरी सामाजिक व्यवस्था की हार है। हाँ।
ये कहानी एक आईना है जो दिखाती है कि कैसे दहेज जैसी प्रथा, बेमेल विवाह और संवादहीनता मिलकर एक जीते जागते इंसान को खामोशी से मार सकते हैं। ये एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ कातिल शक है, खामोशी है और वो समाज है जो ये सब चुपचाप देखता रहता है। कहानी के अंत में एक निचोड़ दिया गया है जो आज भी उतना ही सच है। कौन सा? जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम भी अपराध बन जाता है। बिल्कुल सही। निर्मला का जो थोड़ा बहुत स्नेह अपने सौतेले बेटे के लिए था, या जो कर्तव्य वो अपने पति के लिए निभा रही थी, शक की वजह से उन सबको एक अपराध की तरह देखा गया। उसके हर नेक इरादे का गलत मतलब निकाला गया। सही कहा। विश्वास किसी भी रिश्ते के लिए ऑक्सीजन की तरह है। जब वो खत्म हो जाता है तो रिश्ता दम घुटकर मर जाता है, जैसा निर्मला के जीवन में हुआ। उसकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जिन बातों को हम कह नहीं पाते, वो बातें अक्सर हमारे अंदर रहकर हमें ही खत्म करने लगती हैं। निर्मला की घुटन और तोताराम का अनकहा शक दोनों ही इस कहानी के असली विलन हैं। निर्मला की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हम अक्सर बड़े बड़े अपराधों और अन्यायों की बात करते हैं, लेकिन उन छोटी छोटी क्रूरताओं का क्या जो बंद दरवाजों के पीछे होती हैं? शक, ताने और खामोशी का जहर कितनी जिंदगियों को हर रोज खामोशी से खत्म कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर और अपने आसपास खोजना होगा। बिल्कुल। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इस कहानी को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। बुक बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और भी गहरी चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे।